वी हैव टू क्योर एंजाइटी. सो टू क्योर दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पेशेंट टू मॉन्क. मॉन्क है ना, चादर बिछा देता है उसके ऊपर एकदम ऑरेंज कलर की चादर, जिससे कि वो नींद में चला जाता है पेशेंट. उसके बाद नींद में चले जाने के बाद उसको एक एटिपिकल पायरन मिल जाता है, पिरोन मिल जाता है. फिर उसका हार्ट ब्लॉक हो जाता है. और हार्ट ब्लॉक क्यों हुआ? क्योंकि उसके दिमाग में बारबी का ख्याल चल रहा है. लैम्बो एसयूवी उसके दार के सामने होनी चाहिए, इसका ख्याल चल रहा है. और फिर मिसलेनियस ड्रग्स है. ठीक है, तो और एक बार इसको इमेजिन करो कि ये कोई पेशेंट है, ये बहुत पागलपंती कर रहा है, एकदम इसका उछल कूद हो रहा है, एंजाइटी हो रही है इसको. अब इसको हम लेके गए एकदम संत बाबा के पास. इसने चादर बिठा दी, एकदम संत बाबा है. ठीक है, ये संत ऐसे तो नहीं होते, टकलू होते हैं. ठीक है, तो ये संत है, ये बहुत सिंपल संत है. इसने चादर डाल दी, चादर से सो गया. सोने के बाद उसको कौन कौन मिला? उसको मिला पायरेट मिला. पायरेट जो है, पायरेट उसका नाम क्या था? पिरोन. पिरोन सरनेम वाला पायरेट है. फिर उसके बाद उसको क्या हुआ? उससे मिलने के बाद उसका पायरेट इतना डेंजर होता है तो उसका फिर जो हार्ट है ना वो ब्लॉक हो गया. हार्ट ब्लॉक हो गया तो उसको बारबी का ख्याल आया. लैम्बो ऐसे भी दार के सामने वो इसका ख्याल आया. ठीक है, तो यही पूरी कहानी है. एंजाइटी कंट्रोल सेंटर में है हम. पेशेंट को हमने मॉन्क के पास डाला, मॉन्क के पास ले गए हम. उसके बाद ये है शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग. ऐसे 3 टाइप्स के मॉन्क्स है. तो शॉर्ट एक्टिंग है मिडाजोलम, इसका क्या, और ऑक्सीजिपैम है. फिर ये ट्रॉली, क्या बोलते हैं इसका नाम, मिडाजोलम. वेट 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 इज दैट, मिडाजोलम, ऑक्सीजिपैम, ट्रायाजोलम. 3 जोलम है, बस एक ही ऑक्सीजिपैम है. और तो मिडाजोलम, ऑक्सीजिपैम, ट्रायाजोलम, रेमिमाजोलम. फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग में कौन कौन से हैं? ड्रग्स बाद में देख लेना, पहले बस ये इंटरमीडिएट एक्टिंग में ये है लेटिन, और लॉन्ग एक्टिंग में CDF. ठीक है, ये चादर हो गई. चादर डाल के ये क्या हुआ? ये सो गया. सो जाने के बाद इसको जी ड्रग्स दिए गए सुलाने के लिए. जोल्पिडेम, जोपिक्लोन, ज़ैलेप्लोन, जोल्पिक्लोन. तो ये ना सारे जोपी वाले, जोपी ज़ाले ऐसा है. ठीक है, देन उसको सो गया तो उसके ना ड्रीम में ये पायरेट पिरॉन आ गया. पिरॉन, ये सारे पिरॉन है. तो ये पिरॉन, पिरॉन जी पिरॉन. ठीक है, और ये इतना डेंजर पायरेट को देख के इसका हार्ट ब्लॉक हो गया. कैसे? प्रोप्रेनॉल से. और फिर अब हार्ट की बात है तो बारबी तो आएगी ही. बारबी भी इसमें 3 प्रकार की है. बारबिचुरेट्स हैं ये सारी, बारबिचुरेट्स. ठीक है, यहाँ पे इसमें जो है ना, ये जो 2 है हमने जनरल एनेस्थीसिया में भी देखी थी, मीथोहेक्सिडाल और मीथोहेक्सिडाल और थियोपेंटाल. 5 और 6 ये बोलती है मैं 5-6 हज़ार लूँगी, बोलती 6 हज़ार. ठीक है, पेंटाल और हेक्सिटाल. ठीक है, और ये दूसरी बारबीज है, ये ना ओल्ड पुरानी टाइप्स की बारबीज है ना ये सारी. ये तो नहीं दिख रही है लेकिन ये ओल्ड है. ठीक है, तो इसमें ना ये जो है तो ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग थी, ये बहुत चालाक है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है. ये जो है ये शॉर्ट एक्टिंग, इसमें का एक नाम है अम्मा और दूसरी जो है पेंटो नाम है. इसमें एक जो लॉन्ग एक्टिंग है ना, ये बहुत, एक तो बहुत गंदी है जिसका नाम मीफो है, मीफो बारबिटॉल. और ये जो है ना इसका फिनो, जो अपनी ये क्या, इसका नाम क्या है यार, रपुंजल. रपुंजल जो है इसका नाम है यहाँ पे फिनो बारबिटॉल. अब ये सारी इस पर्सन के जो पेशेंट है हमारे, उसके सारे दिमाग में बारबी आ रही है. हार्ट ब्लॉक हो गया उसका, तो सुकून के लिए बारबी के बारे में सोच रहा है. वो सोच रहा है कि मैं इसका, अब तो इसका हार्ट ब्लॉक कर दिया ये पायरेट ने, तो ये सोच रहा है कि यार मैं अच्छी लड़की कैसे पटाऊँ, मैं अच्छी गाड़ी कब खरीदूँ, मेरे डोर के सामने, मेरे दार के सामने लैम्बो एसयूवी कब खरीदूँ. तो ऑरेक्सेंट स्विच है, लैम्बो ऑरेक्सेंट, सुवोरेक्सेंट और डेरिडोरेक्सेंट. फिर वो जाके ये एकदम मून लाइट में सो जा रहा है. ये मून लाइट यानी मेलेटोनिन वाले ड्रग्स है, रामेल्टियन और टेसिमेल्टियन. और जो अदर ड्रग्स हैं वो जो है ना, इसमें के वो तीन तो कौन है? ये अपने हिस्टामिन ब्लॉकर है, हाइड्रोक्सीजीन, प्रोमिथाजीन और पिटोलिजेंट. और जो ट्राइक्लोफॉस है, ट्राइक्लोफॉस ये दूसरा ड्रग है, पीडियाट्रिक सेडेशन में काम आता है ये. ठीक है, सारे ड्रग्स देख लिए, ये पूरी स्टोरी पता है हमें. फिर हम एक एक ड्रग करके देखेंगे, हर क्लास देखना है हमें. इस क्लास का क्या मैकेनिज्म है, क्या उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, फिर वो कैसे उसका यूज़, मतलब थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है, उसका साइड इफेक्ट क्या है अलग अलग सिस्टम पे, और फिर जाके उसका ड्रग इंटरेक्शन, दूसरे ड्रग्स के साथ का इंटरेक्शन देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेंजोडाइजेपाइंस के साथ. हमने ये मॉन्क्स देखे थे, एकदम शांत है, स्लो एक्टिंग होते हैं, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग होते हैं. शॉर्ट एक्टिंग में हमने देख लिया था, ये सारे एग्जाम्पल है, मोटर, मिडाजोलम, ऑक्सीजिपम, ट्राइजोलम और रेमिमाजोलम. बस एक ही ऑक्सीजिपैम है, बाकी मिडाजोलम, ट्राइजोलम और रेमिडाजोलम. ठीक है, तो अब ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली इसका ना गाबा रिसेप्टर पे एक्टिविटी होता है. क्लोराइड से वो हाइपरपोलराइजेशन कराता है. हाइपरपोलराइजेशन करके जो सेल है वो लेस एक्साइटेबल बन जाता है. तो एंजाइटी में हम सेल को अगर लेस एक्साइटेबल बना रहे हैं न्यूरॉन को, तो वो काम डाउन हो जाएगा पूरा हमारा सिस्टम. बेसिकली ये चीज़ है. फिर हम उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद नहीं, ये तो बेसिक पूरा क्लासिफिकेशन नहीं है. फिर बाद में जाके हम एक एक को तोड़ेंगे. तो अभी तो हमने ये सारा देख लिया है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेंजोडाइजेपाइंस के साथ. ये लिम्बिक सिस्टम में काम करते हैं ज़्यादातर, और रास में भी थोड़ा कम काम करते हैं. लिम्बिक सिस्टम में ये इमोशंस को हैंडल करते हैं, रास में वेकफुलनेस को हैंडल करते हैं. बेंजोडाइजेपाइंस आर फर्स्ट काम द लिम्बिक सिस्टम, और वो एंजाइटी रिड्यूस करते हैं. और बाद में हायर डोज जो है रास को, मतलब वेकफुलनेस को डिप्रेस करते हैं और स्लीप कॉज करते हैं. दैट्स व्हाई दे गिव एंग्शियोलाइसिस विदाउट हेवी सेडेशन इनिशियली. बाद में सेडेशन करा रहे हैं लेकिन पहले एंग्शियोलाइसिस करा रहे हैं. ठीक है, इसका फिजियोलॉजी कैसा है कि एक्साइटेटरी ग्लूटामेट जो है उसको कम करना, और गाबा जो है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो है, सॉरी वेट हमारे पहले तो एंजाइटी स्टेट में ना इनहिबिटरी हार्मोन कम होता है और ग्लूटामेट एक्साइटेटरी ज़्यादा होता है. ठीक है, गाबा कम होता है, एक्साइटेटरी ज़्यादा होता है, तो ब्रेन ओवर एक्टिव, एंजाइटी, इंसोम्निया है. तो इनमें का जो बैलेंस मेंटेन्ड होता है नॉर्मल स्टेट में, तो नॉर्मल अलर्टनेस होती है. लेकिन एंजाइटी स्टेट में ये चीज़ है. तो हम बेंजोडाइजेपाइन से क्या करेंगे? हम गाबा का इफेक्ट बढ़ाएंगे. तो गाबा को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली भी उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे, लेकिन हमें पता है बेंजोडाइजेपाइन जो है ना वो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग को बढ़ाता है. फ्रीक्वेंसी यानी कितनी बार वो ओपन हो रहा है क्लोराइड चैनल. तो जितनी बार क्लोराइड चैनल ज़्यादा खुलेगा उतनी बार हाइपरपोलराइजेशन अच्छे से होगा, तो न्यूरॉन क्वाइट होगा, ब्रेन काम हो जाएगा. गाबा रिसेप्टर 2 टाइप के हैं, गाबा ए, गाबा बी. गाबा ए आयन चैनल है, गाबा बी GPCR है. जो ए वाला आयन चैनल है क्लोराइड का, वो फास्ट एक्शन करता है और टारगेट ऑफ इट इज बेंजोडाइजेपाइन और बारबिचुरेट का टारगेट होता है. और GPCR स्लो एक्शन है इसका. बेंजोडाइजेपाइन का गाबा ए रिसेप्टर जो आयन चैनल है वैसे 5 पेटल्स का ऐसा फ्लावर होता है जिसके ऊपर अलग अलग, मतलब वो सारे जो है ना रिसेप्टर्स होते हैं, और उन रिसेप्टर्स के बीच अल्फा और गामा के बीच जाके बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स ये हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और उससे क्लोराइड का इन्फ्लक्स हो जाता है. और
जो गाबा है ना वो अल्फा और बीटा के बीच में रहता है। अब इसका इनवर्स एगोनिस्ट ये सब देखने से पहले ना ये यहाँ पे अच्छा दिया उन्होंने। तो गाबा साइट मेन की है, बेंजोडाइजेपाइन साइट साइड बूस्टर है, बार्बिचुरेट साइट जो होती है ना वो होती है चैनल मॉड्यूलेटर, और चैनल ब्लॉकर साइट पिक्रोटॉक्सिन करता है। तो सारे सेम रिसेप्टर पे काम कर रहे हैं लेकिन साइट अलग अलग है। देखो ये गाबा वाला रिसेप्टर ऐसा होता है, अल्फा बीटा गामा वाले उसके सब यूनिट है, और गाबा अल्फा और बीटा के बीच में फंस जाता है। हाँ, और यहाँ पे है देखो ये सबसे बेस्ट है। अब अलग नेक्स्ट बात आती है कि विदाउट द बेंजोडाइजेपाइन गाबा ओपन्स द चैनल ओकेजनली, लेकिन विद बेंजोडाइजेपाइन जो है गाबा बिकम्स मोर पावरफुल, चैनल ओपन्स मोर फ्रीक्वेंटली एंड देयर इज मोर क्लोराइड। सो क्लोराइड इनफ्लक्स, हाइपरपोलराइजेशन, न्यूरॉन इज सप्रेस्ड, एंजाइटी रिड्यूस्ड, स्लीप इंक्रीज, मसल रिलैक्सेशन एंड एमनीजिया। अब इसका इनवर्स एगोनिस्ट देखना है हमें बार्बिचुरेट का, सॉरी बेंजोडाइजेपाइन का इनवर्स एगोनिस्ट मीनिंग, पहले तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। So it is a drug or ligand that binds to same receptor as an agonist but induces an opposite pharmacological response, reducing the receptor's baseline activity. मतलब जो agonist काम करता है ना उसी का वही वो opposite pharmacological response देगा, unlike neutral antagonist that merely block the receptor. अच्छा मतलब एंटागोनिस्ट बस वो रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा, बाकी कोई काम नहीं करेगा, लेकिन इनवर्स एगोनिस्ट क्या है ना वो एक्टिवली स्टेबलाइज द इनएक्टिव स्टेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्टिव रिसेप्टर एक्टिंग एज नेगेटिव एफिकेसी एजेंट। अभी एग्जांपल देखते हैं, मेनी ड्रग्स फॉर्मली कंसिडर्ड एंटागोनिस्ट आर एक्चुअली इनवर्स एगोनिस्ट सच एज सेट्रेजिन, लोराटिडिन, सिमेटिडिन, पिमावांसेरिन. They are used to treat diseases involving receptor overactivity, including chronic congestive heart failure, hypertension. Inverse agonist is it decreases the activity below the baseline. Antagonist block the receptor, prevent agonist from binding, but not affecting the baseline activity. ये रिस्पॉन्स देखो, न्यूट्रल एंटागोनिस्ट उसका मतलब 0 पे है, और इनवर्स एगोनिस्ट एक उल्टा जा रहा है, पार्शियल एगोनिस्ट और फुल एगोनिस्ट। अच्छा सब मिनिमल रिस्पॉन्स बेसिकली। इनवर्स एगोनिस्ट में ऑपोजिट एक्शन होगा और बदतर केस होगा, ऐसा चीज है। बाइंड द बेंजोडाइजेपाइन साइट बट ऑपोजिट इफेक्ट, इंस्टेड ऑफ कमिंग इट विल इंक्रीज एंजाइटी, इंक्रीज कन्वर्जन एंड नेगेटिव बेंजोडाइजेपाइन इट इज। और इसका इनवर्स एगोनिस्ट ठीक है बीटा कार्बोलिन है, ठीक है। फिर आता है ये एंटागोनिस्ट जिसका नाम है फ्लूमाजेनिल। सो वेयर डू वी यूज एट द बेंजोडाइजेपाइन ओवरडोज टू रिवर्स द सेडेशन। How it works, it competes at the benzodiazepine site, blocks their action. की फीचर्स क्या इसके, कि इट इज आईवी रूट से दिया जाता है, रैपिड ऑनसेट है, 1 to 2 आवर्स का ड्यूरेशन है इसका। साइड इफेक्ट एंजाइटी, ट्रेमर, ठीक है। एंटागोनिस्ट है ना बेंजोडाइजेपाइन का, फ्लूमेनाजिल, फ्लूमाजेनिल। Now let us see the pharmacokinetics of benzodiazepines. Liver metabolizes them. Active metabolites are formed. These stay longer in the body. Most benzodiazepines undergo phase 1 metabolism, and the active metabolites are formed across the placenta. The short acting, they don't have accumulation but they can rebound, and the longer acting they accumulate but their smooth withdrawal is there. Therapeutic uses: anxiety, insomnia, pre-anesthetic use, muscle relaxant, anticonvulsant. So for anxiety is the most common use, alprazolam for anxiety and depression, lorazepam short anxiety and OCD, oxazepam in elderly it is given and in the liver disease. Oxazepam being a short acting, it does not cause accumulation. Diazepam, it's for acute panic attack, it's a long acting. This is short acting, this is intermediate acting, this is intermediate acting, alprazolam, and this is also long acting, it's for chronic anxiety. And let us imagine a patient with palpitations, sweating, fear, we give benzodiazepines, limbic system is calm, then symptoms are gone. Okay, this was for anxiety situation. Then for insomnia, transient and short term insomnia, transient for less than 7 days, the patient was unable to sleep, cause is due to travel, new place, stress, and the drugs are triazolam and temazepam. Triazolam, it is a short acting, and temazepam is intermediate acting. Short term, 1 to 3 weeks has been, the patient is unable to sleep due to bereavement. What is bereavement? It is bereavement meaning bereavement. It's a state of sadness, grief, and mourning that follows death or loss of a loved one. Okay, then due to pain, stress, short-term anxiety. And the drug of choice is temazepam, flurazepam, estazolam. Temazepam, it's an intermediate drug. Flurazepam is a long-acting drug, and estazolam is also a intermediate-acting drug. For long-term insomnia, for more than 3 weeks, there can be an underlying disease due to which insomnia is there. And the drug is a long-acting benzodiazepine with intermittent use. Long-actings are C, C, D, F. F for flurazepam, D for diazepam, C for clorazepam, and other is chlordiazepoxide. Okay, but nowadays these drugs are preferred for the long-term insomnia.
Then benzodiazepines are also used for as pre-anesthetic use, like we had seen in the pre-anesthetic use of midazolam. Why? Because it's rapid onset. Amnesia, anterograde amnesia. The patient won't be able to remember what happened after he went to OT. It works for short duration. It's rapid in onset. Okay. In pre-anesthetic video we had seen we were given anxiety and amnesia while drug and we were giving benzodiazepines. Okay. As a muscle relaxant, diazepam is given. UMN lesion, spasticity occurs. That time muscle should be relaxed and diazepam is given. As an anticonvulsant is given diazepam IV, lorazepam IV, and clonazepam is given. It is used in status epilepticus in which convulsions are there. Now let us imagine an emergency room case where patient is seizing continuously, seizures are there, then we give anticonvulsant IV lorazepam. It is fast acting, it enhances the GABA activity, hyperpolarization, the neurons are suppressed, okay, and stopping the neuronal firing storm. Now read the questions. Why benzodiazepines require presence of GABA to react? Difference between benzodiazepine and barbiturate mechanism. Why oxazepam preferred in liver disease? Why midazolam used in anesthesia? Why long-acting benzodiazepines cause less withdrawal? Why long-acting benzodiazepines cause less withdrawal? Okay, I don't know this. I must see the answer to this question. So long-acting, that means their half-life is long. That allows for a slow, gradual decrease in the drug concentration in body, giving the nervous system time to adapt without rapid, intense withdrawal symptoms. Okay, they provide stable blood levels and avoid the high and crash cycles of short-acting agents, which reduce the rebound anxiety and acute withdrawal. Okay, so they have long half-life. They reduce their concentration slowly. That means they won't adapt to their reducing levels without causing intense withdrawal symptoms. Okay, then next we will see the adverse effects of benzodiazepines. After giving benzodiazepine, normally our brain was being quiet. Sedation, sleep was there, anxiolysis was there. But what are the adverse effects? CNS depression, tolerance, dependence. Then special points are there some. Okay, let us see them quickly. So these are adverse effects are CNS depression, tolerance, dependence, and special points. Then we will see drug interaction. And the thing that we saw here was the therapeutic uses, under which we saw anxiety, insomnia, pre-anesthetic use, muscle relaxant, anticonvulsant. How many uses? 5 uses. Adverse effects, let us see. So CNS depression, brain activity is decreased too much, there is drowsiness, confusion, poor coordination, but there is high safety margin. Even 50x dose rarely fatal है. अच्छा सेफ्टी मार्जिन बहुत अच्छा है इसका, एक्सेप्ट रैपिड आईवी उससे कार्डियक अरेस्ट का रिस्क होता है. और ये सारे उसके सीएनएस डिप्रेशन वाले चीज़ें हैं. टॉलरेंस होता है, ब्रेन अडाप्ट कर लेता है बेंजोडाइजेपाइन को, तो वो सेडेशन नहीं कराता है, एंक्शोलाइसिस नहीं होता है, लेस रिस्पॉन्स देता है ओवर टाइम. जितना ज़्यादा बेंजोडाइजेपाइन यूज़ करोगे उतना ज़्यादा टॉलरेंस डेवलप होगा. बट अनलाइक बार्बिटूरेट्स, नो एंजाइम इंडक्शन. मतलब बेंजोडाइजेपाइन जो है ये कोई एंजाइम इंड्यूस नहीं कर रहा है, माइल्ड सेल्फ इंडक्शन है. सो डोज इंक्रीज इज लेस ड्रामेटिक. इसका मीनिंग क्या है कि डोज को बढ़ाने से कोई चेंज नहीं हो रहा है, सेल्फ इंड्यूस हो रहा है वो. ठीक है. डिपेंडेंस का मीनिंग क्या है देखना अभी कि व्हाई विड्रॉल हैपेंस. डिपेंडेंस यानी तुम्हारे विड्रॉल के सिम्टम्स दिख रहे हैं. जब हम बेंजोडाइजेपाइन को बंद करेंगे तो तुम्हारे विड्रॉल सिम्टम्स दिखेंगे. जबकि हम क्रॉनिक बेंजोडाइजेपाइन ले रहे हैं, गाबा रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो रहे हैं और सडनली स्टॉप हो रहा है सब कुछ ब्रेन में, गाबा कम हो रहा है, ब्रेन हाइपर एक्साइटेबल हो जाता है. तो इसके कारण ये डिपेंडेंस वाले विड्रॉल सिम्टम्स दिख जाते हैं. एंजाइटी, इंसोम्निया, ट्रेमर्स, पैल्पिटेशन, REM, स्लीप बढ़ जाता है जिसमें कि विविड ड्रीम्स आ जाते हैं. ठीक है. डिपेंडेंस क्यों हो रहा है समझ रहे हो? क्योंकि क्रॉनिक बेंजोडाइजेपाइन का यूज़ किया है, उससे गाबा का फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. नहीं, क्रॉनिक बेंजोडाइजेपाइन यूज़ किया है हमने, तो हमारा वो जो ब्रेन का जो चीज़ जो पहले हो रहा था कि कामिंग जो इफेक्ट था अब वो नहीं है. क्यों? क्योंकि जो गाबा रिसेप्टर है वो डाउन रेगुलेट हो रहे हैं, मतलब सेल्स के अंदर जाके दस जा रहे हैं, वो बाहर आके गाबा आजा नहीं बोल रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, ये जो गाबा है उसका एक्शन कम हो रहा है. तो गाबा का एक्शन कम हो रहा है, दैट मीन्स इनहिबिशन कम हो रहा है, एक्साइटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है. और सडनली जब बेंजोडाइजेपाइन को स्टॉप करेंगे ना तब ये हो जाता है. और जब क्रॉनिक बेंजोडाइजेपाइन यूज़ करते हैं तब गाबा रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाते हैं. ठीक है. तो ये सारे सिम्टम्स देखने मिलेंगे. एल्डरली लोगों में स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए बेंजोडाइजेपाइन का इफेक्ट ज़्यादा दिखता है. पैराडॉक्सिकल एक्साइटेशन भी होता है बेंजोडाइजेपाइन से, जो कि रेयर है. और फ्लोरिट्राजिन ये एक डेट रेप ड्रग है. इसको ऐसे क्यों लिखा है? एमनीसिया कॉज करता है, डेट रेप ड्रग. ओके, फ्लोरिट्राजिपाम ये देख लेना एक बार ऐसा क्यों लिखा है. बाद में ड्रग इंट्रैक्शन में हु इंक्रीजेस सेडेशन विद बेंजोडाइजेपाइन, हु डिक्रीजेस, ये देखना हमें. पहले तो इफेक्ट इंक्रीज कराने वाली चीज़ें हैं अल्कोहल, हिप्नोटिक्स और सिमेटिडीन. सिमेटिडीन हमें पता है कि इट इज़ H2 वाला, हिस्टामिन 2 वाला ब्लॉकर है, एंटागोनिस्ट है. और अल्कोहल, हिप्नोटिक्स ये भी सारे सेडेशन बढ़ा रहे हैं. ठीक है. और इफेक्ट कौन रिड्यूस कर रहा है, एंटागोनाइज कौन कर रहा है, तो स्मोकिंग और एमिनोफाइलिन. ठीक है. अब ये सारी चीज़ें हमने देखी बेंजोडाइजेपाइंस की. बेंजोडाइजेपाइंस आर वेरी यूजफुल. उनका हमने मैकेनिज्म देखा है, रिसेप्टर पे कौन से काम करता है वो देखा है. फिर इसका इनवर्स एगोनिस्ट देखा है जो कि एकदम बेस लाइन की एक्टिविटी कम कराता है, वो रिड्यूसेस इट्स बेस लाइन एक्टिविटी एंड इट गिव्स ऑपोजिट एक्शन. तो ऑपोजिट एक्शन किया था इसने, नेगेटिव बेंजोडाइजेपाइन है. फिर एंटागोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट का एक्शन देखा था हमने, कामिंग इफेक्ट नहीं कराता है. और ये कामिंग तो नहीं करा रहा है लेकिन उसका ऑपोजिट में काम चीज़ कर रहा है. ठीक है. तो इसका ये साइड इफेक्ट हमने देखा था एंटागोनिस्ट का. फिर फार्माकोकाइनेटिक्स देखा, लीवर में मेटाबॉलिज्म होकर एक्यूमुलेट होता है, किसमें लॉन्ग एक्टिंग में. शॉर्ट एक्टिंग तो रिबाउंड कॉज करता है, लॉन्ग एक्टिंग का स्मूथ विड्रॉल होता है. थेरेप्यूटिक यूज़ देखे, एंजाइटी, इंसोम्निया, कन्वर्जन, फिर मसल रिलैक्सेंट और क्या है, और प्री एनेस्थेटिक यूज़. ठीक है. जिससे कि एमनीसिया कॉज होगा, एंजाइटी कम हो जाएगी पेशेंट की. और फिर हमने देखा एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या है, CNS पे टॉलरेंस होगा, डिपेंडेंस होगा. फिर ये बूढ़ों में कैसा काम करता है, ड्रग इंट्रैक्शन देखे. अब इसके बाद देखना नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक्स, जिसको जी ड्रग्स बोला जाता है. अभी है ना, मुझे लगता है कि इसको देखने के बाद हमें बार्बिटूरेट्स देखने ज़रूरी होंगे, क्योंकि बार्बिटूरेट ऐसी चीज़ है जो कि
बड़ी है, अच्छी है, ठीक है। अब देखिए बार्बिचुरेट्स, हमने सारी बार्बीज देखी थी। बार्बीज कैसी थी, कौन कौन सी थी? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन कौन सी थी हमने देखी है? थियो, मिथो, पेंटॉल, हेक्सेटॉल, फिर वो फिनो, मीफो, बार्बिटॉल, और कौन सी थी? पेंटो, बार्बिटॉल, और दूसरी कौन सी थी, उसका नाम क्या था? पेंटो और अमो बार्बिटॉल। ये सारी बार्बिचुरेट्स हैं। इनका कैसे काम होता है पता है कि इनका कि ना ये जो है क्लोराइड चैनल जो था ना हमारा, इसका क्या बोलते हैं उसका नाम, गाबा वाला, उसका ड्यूरेशन कितनी टाइम के लिए वो ओपन रह रहा है इसको डिसाइड करते हैं। तो ना इससे क्लोराइड बहुत ज़्यादा अंदर आ जाता है, बहुत टाइम के लिए क्लोराइड अंदर आता चला जाता है, जैसे कि सेल लेस एक्साइटेबल बन जाता है, कामिंग इफेक्ट होता है। लेकिन ये ओल्डर ड्रग्स है, तो मैकेनिज्म फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ाता, बेंजोडाइजेपाइन फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, बार्बिचुरेट ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग बढ़ाता है। हाई डोज जब देते हैं तो वो गाबा जैसे ही एक्ट करने लगता है, वो अल्फा बीटा के बीच में जो गाबा फंसा था ना उसके जैसा ही काम करता है, और वो गाबा माइमेटिक बन जाता है, एंड दैट इज मच मोर वर्स जब बार्बिचुरेट का ज़्यादा डोज हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन हमने देखा, इसका यूज़ किसके लिए करते हैं? अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है ना वो जनरल एनेस्थीसिया में हमने देखे थे, शॉर्ट एक्टिंग वाले ऑब्सोलीट है, अब नहीं यूज़ किए जाते, पेंटोरमो। और जो लॉन्ग एक्टिंग है ना वो एज एन एंटी कन्वल्सेंट यूज़ किए जाते हैं, फिनोबार्बिटॉल और मीफेबार्बिटॉल, ये सारे एंटी कन्वल्सेंट में यूज़ किए जाते हैं। एपिलेप्सी में ये ड्रग्स आएंगे। इनका फार्माकोकाइनेटिक मतलब व्हाट ड्रग इज डूइंग टू द बॉडी, इट इज लिपिड सॉल्युबल इन द बॉडी एंड इट एंटर्स द ब्रेन फास्ट, तो इसे एंटी कन्वल्जेंट वाला इफेक्ट देता है। फिर ये बॉडी में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इफेक्ट एंड हो जाता है, ठीक है। थियोपेंटाल है, ब्रेन में जाएगा, मसल में जाएगा, फैट में जाएगा, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल है ना। बाद में इसका इफेक्ट डोज डिपेंडेंट है, पहले सेडेशन, फिर स्लीप, फिर एनेस्थीसिया, फिर कोमा और डेथ। ये डोज जैसे बढ़ता जाएगा वैसे ये चीज़ें होती रहेंगी। स्लीप इफेक्ट में आरईएम स्लीप को कम कर देता है, मतलब आरईएम मतलब ड्रीम वाला स्लीप कम कर देता है, और जब इसको ड्रग को विड्रॉ कर डालेंगे ना तो रिबाउंड आरईएम हो जाएगा, नाइटमेयर्स आ जाएंगे। बार्बिचुरेट जो बार्बी है ना उसको निकाल दिया, विड्रॉ कर दिया, तो उससे रिबाउंड आरईएम नाइटमेयर देगी वो, उसको बार्बी को हटा दिया तो नाइटमेयर कॉज करेगी, और बार्बी लाएंगे तो सुकून की नींद आ जाएगी। सीवीएस रेस्पिरेशन में इसका इफेक्ट क्या है कि ये रुको, ये मत देखो, आगे अच्छा दिया इसका। तो बार्बिचुरेट्स देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर एक्शन क्लोराइड का, बाइंड एट गाबा ए रिसेप्टर, इंक्रीज ड्यूरेशन, हाई डोज पे गाबा माइमेटिक हो जाता है, रिजल्ट है ये सब हाइपरपोलराइज, ये सारा सीलिंग इफेक्ट नहीं है, डेंजरस है इसलिए। सीलिंग इफेक्ट का मीनिंग भी पहले देखा है, लेकिन अब बाद लाइक होएगा, देखना पड़ेगा। सीलिंग में पर्पस व्हेन इंक्रीजिंग द मेडिकेशन डोज डज नो लॉन्गर इंक्रीज इट्स थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अच्छा, तो मैंने ये सही बनाया था ये वाला कि जब मैं जैसे जैसे ड्रग को इंक्रीज कर रही हूँ वैसे वैसे उसका इफेक्ट भी बढ़ना चाहिए, ये हुआ नॉन सीलिंग इफेक्ट। और सीलिंग इफेक्ट यानी कि मैं जैसे जैसे ड्रग को इंक्रीज कर रही हूँ लेकिन एक पॉइंट के बाद उसका इफेक्ट बढ़ नहीं रहा है, तो इसका ये वाला इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए वो ज़्यादा डेंजरस है बार्बिचुरेट। और अब इसका ये अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट लॉन्ग एक्टिंग, इसका मतलब ड्यूरेशन का मीनिंग क्या बता रहा है ये देखना है। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग जो है वो 15 to 20 मिनट्स में काम कर देता है, जीए का इंडक्शन कर देता है जल्दी से। फिर शॉर्ट एक्टिंग फ्यू आवर्स है, लॉन्ग एक्टिंग जो है 12 to 24 आवर्स काम करता है। एपिलेप्सी में इसका काम है, फिनोबार्बिटॉल। अब थियोपेंटाल है, ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से जल्दी निकलेगा, तो ये जीए में यूज हो रहा है। इफेक्ट एंड्स नॉट बाय मेटाबॉलिज्म बट बाय रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, टू मसल फैट। अब इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। किसका देख रहे हैं हम? ये बार्बिचुरेट का। एब्जॉर्प्शन, वीक एसिड है, अनआयनाइज्ड इन एसिडिक पीएच है, तो इसका बेटर एब्जॉर्प्शन है। कैन नॉट गिव IMSC क्योंकि अल्कलाइन है तो पेन नेक्रोसिस कॉज कर सकता है। अच्छा, तो जो एपिलेप्सी वाले ड्रग्स है ना जी, इनको हम IM सबक्यूटेनियस नहीं देते हैं क्योंकि पेन नेक्रोसिस कॉज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी एंड ब्लड फ्लो। हाई लिपिड सॉल्युबल हो तो ब्रेन में जल्दी जाएगा। मेटाबॉलिज्म फेज 1 फेज 2 से होता है, इससे ना लिवर एंजाइम्स इंड्यूस होते हैं, इंड्यूस लिवर एंजाइम्स और मेटाबॉलिक टॉलरेंस हो जाता है। एक्सक्रीशन किडनी से है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है ट्यूब्यूल्स में। और ये इफ यूरिन बिकम्स अल्कलाइन ड्रग इज आयनाइज्ड एंड कैन नॉट रीअब्जॉर्ब, तो एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि जब यूरिन अल्कलाइन हो जाती है तो ड्रग आयनाइज्ड हो जाता है, और आयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाता तो वो एक्सक्रीट हो जाता है। और हमने देखा था कि वीक एसिड है, एसिडिक पीएच में अनआयनाइज्ड फॉर्म में होता है, तो बीइंग अनआयनाइज्ड ये रीअब्जॉर्ब अच्छे से होगा, पर जब ये आयनाइज्ड हुआ था वो एक्सक्रीट हो रहा था। ये यूज्ड इन पॉइजनिंग, फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस। ओके रुको, तो जब बार्बिचुरेट का पॉइजनिंग होगा उस टाइम पे हमें उसको एक्सक्रीट करना है, तो तब हम यूरिन को फोर्स्ड अल्कलाइनाइजेशन करेंगे जिससे कि बार्बिचुरेट आयनाइज हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, एक्सक्रीट होगा, अच्छा होगा पॉइजनिंग के केस में। अब फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देखेंगे, सीएनएस पे ये सारी चीज़ें हमने देख लिया था, विड्रॉल में नाइटमेयर आ रहे थे। इसका यूनिक पॉइंट है कि एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ सिडेशन है, इवन लो डोज वर्क्स फॉर एपिलेप्सी। सिडेशन हो रहा है मतलब क्या कि नींद सी चीज़ है, और वो वेकअप हो सकता है पर्सन सिडेशन में के टाइम, और उस टाइम पे एंटी कन्वल्सेंट का इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। तो इवन लो डोज पे जब हम बार्बिटॉल देंगे ना तो एपिलेप्सी के लिए काम कर जाएगा। हाइपर एल्जेसिया मतलब पेन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। सीवीएस में लो डोज देंगे तो मिनिमल इफेक्ट है, हाई डोज देंगे तो बीपी, हार्ट रेट कम करेगा, मायोकार्डियल डिप्रेशन करेगा। रेस्पिरेशन, लो डोज पे कोई इफेक्ट नहीं है, हाई डोज पे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, शैलो ब्रीदिंग, चेन स्टॉक्स पैटर्न वाला ब्रीदिंग है। चेन स्टॉक्स वाला मतलब कैसा है? कुछ नहीं, फिर मतलब ऐसा हाइपर और हाइपो और फिर कुछ नहीं ऐसा, एपनिया, हाइपर एपनिया, हाइपोपनिया और ये एपनिया, ऐसा वाला चीज़ को चेन स्टोक्स ब्रीथ पैटर्न बोलते हैं। चेन स्टोक्स रेस्पिरेशन, रुक पैटर्न बाय क्रेसेंडो डिसेंडो पैटर्न, ये वाली चीज़ होती है। ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल डिक्रीज और एपनिया। अब एंजाइम इंडक्शन, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मेरे को वो एक्टिवेट करता है, एंजाइम इंड्यूस करता है बार्बिटॉल, और ड्रग मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, लीड्स टू ड्रग इंट्रैक्शन और टॉलरेंस। थेरेप्यूटिक यूज़ क्या है बार्बिटॉल का? इट इज़
एनेस्थीसिया में, एपिलेप्सी में हमने देखा था जीओ में मिथोहेक्सिटाल और थियोपेंटाल, एपिलेप्सी में फिनोबार्बिटाल यूज़ करते हैं, न्यूनेटल जॉन्डिस में भी यूज़ करते हैं। और इसके बाद में एडवर्स इफेक्ट देख लें। एडवर्स इफेक्ट्स में क्या क्या है, टॉलरेंस है, डिपेंडेंस है, विड्रॉल वाले सिम्टम्स है, सीएनएस का इफेक्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है जो कि टोटल रिस्क है, और हाइपर सेंसिटिविटी है। फिर उसका ड्रग इंट्रैक्शन देखना है और कॉन्ट्राइंडिकेशन देखना है, पॉइजनिंग हुआ तो क्या करना है। So basically we are seeing now it's थियोपेंटाल लेके रैपिड जीए का जनरल एनेस्थीसिया का इंडक्शन होता है विदिन 15 to 20 मिनट्स। एपिलेप्सी में फिनोबार्बिटाल लॉन्ग एक्टिंग एंटी कन्वल्सेंट है, और फिनोबार्बिटाल इज अ लॉन्ग एक्टिंग अल्ट्रा शॉर्ट एंड लॉन्गेस्ट। देन न्यूनेटल जॉन्डिस में इट इंड्यूसेस द ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज। हमने देखा था कि ये जो बार्बिटाल्स होते हैं ये एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं, और जिससे कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, तो इट इंड्यूसेस द ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज जिससे कि बिलिरुबिन कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है। और जब बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन अच्छा हो रहा है तो जो ड्रग है हमारा वो एक्सक्रीट हो जाएगा, तो उसका एक्सक्रीशन नहीं तो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, तो जॉन्डिस जो है ना न्यूनेटल जॉन्डिस में ये काम करेगा। अच्छा, तो हमारा बार्बिटाल है ये एंजाइम इंड्यूस कर रहा है जिससे कि जॉन्डिस में बिलिरुबिन बढ़ता है, उससे कॉन्जुगेशन अच्छा हो जाएगा, और जब कॉन्जुगेटेड स्टेट में होता है तो वो स्टूल में वगैरह एक्सक्रीट हो जाता है, तो बिलिरुबिन कम करता है न्यूनेटल जॉन्डिस में। अब एडवर्स इफेक्ट इसकी क्या है, टॉलरेंस है ड्यू टू एंजाइम इंडक्शन। एंजाइम को इंड्यूस करता है, उससे क्या होता है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो जाता है। रुको दिस लीड्स टू ड्रग इंट्रैक्शन और टॉलरेंस। टॉलरेंस कैसे हो रहा है ड्रग इंडक्शन से, एंजाइम इंडक्शन से। एंजाइम इंडक्शन एंड टॉलरेंस, ये देखो एंजाइम इंडक्शन इज प्रोसेस वेयर ड्रग्स इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ मेटाबॉलिक एंजाइम्स लीडिंग टू फास्टर ड्रग मेटाबॉलिज्म, reduced pharmacological effect. Enhanced metabolism causes pharmacological tolerance. Tolerance यानी diminished drug action over time. Okay. एंड ये बहुत ज़रूरी लाइन है यार, इतनी ज़रूरी लाइन मैं कैसे ये कर सकती हूँ। तो ज़रूरी है मेरा इंड्यूसेस बाइंड टू इंट्रासेलुलर रिसेप्टर एक्टिविटी। देखो अब ये क्या बोल रहा है, एक बार देख लो तुम अच्छे से। एंजाइम का इंडक्शन इज प्रोसेस, एंजाइम का इंडक्शन इज प्रोसेस वेयर ड्रग्स इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द मेटाबॉलिक एंजाइम, जिससे कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कम हो जाता है, और तो इफेक्ट कम हो रहा है मतलब ड्रग टॉलरेट हो रहा है, उसका एक्शन कम हो रहा है, डिमिनिश्ड ड्रग एक्शन ओवर टाइम। तो बॉडी उस ड्रग को टॉलरेट कर रही है और कोई इफेक्ट ही नहीं दिखा रही है, और इसके ऐसा जब होता है तब हाई डोज जरूरी होता है, और इससे सिग्निफिकेंट ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है। ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन का मैकेनिज्म क्या है कि वन ड्रग कैन इंड्यूस मेटाबॉलिज्म ऑफ अनदर रिड्यूसिंग इट्स एफिकेसी। अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी, तो इसका मीनिंग है कि ड्रग ड्रग इंटरेक्शन का मीनिंग है कि एक ड्रग दूसरे ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है, जिससे कि दूसरे ड्रग का एफिकेसी कम हो जाता है। बेंजोडाइजेपाइन ऐसे ही करता है, रिफेम्पिसिन का ड्रग का मेटाबॉलिज्म करा देता है, तो वो काम नहीं कर पाता। ये बात हो रही है। टॉलरेंस देख लिया हमने, बॉडी कैसे टॉलरेट कर रही है उस ड्रग को बिना कोई एक्शन दिखाए। डिपेंडेंस हो जाता है इस एडवर्स इफेक्ट में बार्बिचुरेट साइकोलॉजिकल फिजिकल डिपेंडेंस करा देता है। जब विड्रॉल तो विड्रॉल सिम्टम्स आने दिखते हैं, ट्रेमर, डिलीरियम, इनसोम्निया, ऑपोजिट इफेक्ट्स आने दिखते हैं। सीएनएस इफेक्ट्स में हैंगओवर है, इंपेयर्ड जजमेंट, ड्रग ऑटोमेटिज्म। ये ड्रग ऑटोमेटिज्म क्या कमेंट में लिख देना। सीएनएस इफेक्ट में एडवर्स इफेक्ट है बार्बिचुरेट का। बार्बिचुरेट मेनली क्लोराइड का अच्छा खासा अंदर ला रहा था, उसको ड्यूरेशन बढ़ा रहा था, तो ब्रेन शांत हो रहा था। इसका सीएनएस इफेक्ट क्या है, ये हैंगओवर। अच्छा हैंगओवर ओके, इंपेयर्ड जजमेंट, ड्रग ऑटोमेटिज्म, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपर सेंसिटिविटी, रैश, स्वेलिंग। ड्रग इंट्रैक्शन में बिकॉज ऑफ द एंजाइम इंडक्शन हमने देखा कि ड्रग इंट्रैक्शन मतलब एक ड्रग दूसरा ड्रग का ये सब ड्रग का मेटाबॉलिज्म कराएगा, इससे कि इनका एक्टिविटी नहीं दिखेगा। तो जो बार्बिचुरेट है ना, बार्बी जो है ना, बार्बी ये क्या करेगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंटीकोगुलेंट्स, टोलब्यूटामाइड और थियोफाइलिन, ये सब का इफेक्टिवनेस कम कराएगी, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म कराएगी इसका मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम को एक्टिवेट करके। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन इन द लिवर डिसीज, किडनी डिसीज और सीवियर लंग डिसीज। अब ये कॉन्ट्राइंडिकेशन क्यों दिया इसने, क्योंकि किडनी डिसीज का हो जाएगा तो ये बार्बिटाल सारे एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे, तो बॉडी में बहुत ज़्यादा रह जाएंगे, जिससे कि बॉडी में क्या क्या हो सकता है, ज़्यादा देर ऐसी चीज़ रही तो एडवर्स इफेक्ट्स दिखेंगे। लिवर डिसीज़ में, लिवर डिसीज़ हो गया है अगर फॉर एग्जांपल, लेकिन हमने देखा था कि ये जॉन्डिस में तो दे रहे थे हम इसको बार्बिटाल को, लेकिन लिवर डिसीज़ या नहीं दूसरा कोई डिसीज़ होगा उसमें नहीं देंगे। सीवियर लंग डिसीज़ में भी नहीं देते हैं बार्बिटाल को। इसका कॉज क्या है, क्योंकि पता नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ ये अरे बाबा लंग डिसीज़ है, और वैसे भी बार्बिटाल हमारा लंग का डिप्रेशन कर रहा है, सारे सारा पैटर्न खराब कर रहा है, चेन स्ट्रोक्स ब्रीदिंग वगैरह कर रहा है, ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, शैलो ब्रीदिंग, चेन स्ट्रोक्स और ये सब कर रहा है, तो और हम बिगड़ाने का काम नहीं चाहते ना। ठीक है, और बार्बिचुरेट को ना अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया में भी नहीं देते हैं, क्योंकि पोर्फायरिया मतलब वो एंजाइम का डेफिशिएंसी होता है पहले से, और बार्बिचुरेट क्या करता है, ये उसका ऑपोजिट इफेक्ट करा देता है, एला सिंथेस को बढ़ा देता है, जिससे कि पोर्फायरिन सिंथेसिस बढ़ जाता है, जिससे न्यूरोटॉक्सिसिटी हो जाता है। सो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन अक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। इवन दो एंजाइम को बढ़ा रहा है लेकिन वो न्यूरोटॉक्सिसिटी कर देता है। अक्यूट पॉइजनिंग, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी फेलियर, हाइपोटेंशन, कोमा, रीनल फेलियर हो जाता है। बहुत ज़्यादा बार्बिचुरेट देने के बाद हमें पहले से पता है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है बार्बिचुरेट, और हो जाएगा ऐसा, हाइपोटेंशन भी हो जाएगा, कोमा में भी चला जाता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनिंग हो रखा है, रीनल फेलियर हो जाता है। तो इसका ट्रीटमेंट में क्या है, गैस्ट्रिक लवाज देंगे हम, जिससे कि वो ड्रग निकल जाएगा गैस्ट्रिक से। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे पेशेंट को, फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस करेंगे, मैनिटॉल देंगे वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, और मतलब वो सारा निकाल देने के लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट देंगे।
क्यों ये सब कर रहे हैं हम? क्योंकि हमें आयनाइज्ड ड्रग पता है, हमें पता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों दिया है, क्योंकि ये क्या करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट वो ड्रग को आयनाइज करेगा और फिर ड्रग जो है एब्जॉर्ब नहीं होकर एक्सक्रीट हो जाएगा। तो बार्बिचुरेट्स आर द न्यूक्लियर स्विच ऑफ द ब्रेन। हेलो हेलो क्या आवाज म्यूट कर दो। ठीक है म्यूट करता हूँ। सो लो डोज पे कामिंग इफेक्ट है, मीडियम पे स्लीप करता है, हाई पे कोमा और वेरी हाई पे डेथ कॉज करता है, अनलाइक बेंजोडाइजेपाइन जिसका कोई सेफ्टी ब्रेक नहीं था। मतलब कितना भी दे रहे हो तो उसका कोई मतलब ठीक इंसान मर नहीं रहा है, लेकिन बार्बिचुरेट में डोज बढ़ाने से आदमी मर जाता है। वाई आर बार्बिचुरेट्स मोर डेंजरस देन बेंजोडाइजेपाइन्स मैकेनिस्टिकली? हाँ, क्योंकि बहुत हाई डोज पे ना ये डायरेक्टली चैनल को ओपन करते हैं, लाइक गाबा की बिना गाबा की जरूरत के वो चैनल को ओपन कर डालते हैं, जिससे कि मैसिव क्लोराइड इन्फ्लक्स, न्यूरॉन हाइपरपोलराइजेशन होता है, ब्रेन शट डाउन होता है, सेडेशन होकर और ज़्यादा अमाउंट में दिया तो कोमा में चला जाता है। इसका सीलिंग इफेक्ट नहीं है, तो ये ज़्यादा डेंजरस है बेंजोडाइजेपाइन से। ठीक है, अगली बात एक्सप्लेन रीडिस्ट्रीब्यूशन इन थियोपेंटल, वाई शॉर्ट एक्शन डिस्पाइट लिपिड सॉल्युबिलिटी। मेटाबोलाइज नहीं, इसका मेटाबोलाइजेशन नहीं है, इसका मैकेनिज्म रादर इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। वाई इज अल्कलाइन डायूरेसिस यूजफुल इन बार्बिचुरेट पॉइजनिंग? वाई आर बार्बिचुरेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पोर्फायरिया? हाउ डज एंजाइम इंडक्शन बाय बार्बिचुरेट लीड टू ड्रग इंटरैक्शन? ठीक है, तो मेन हमने बेंजोडाइजेपाइन बार्बिचुरेट देख लिए हैं, बाकी के ड्रग बाद में देख लेंगे, बाकी ऊंचाई का है, उर्लस का है, बचाई क्या है। ठीक है, तो मेन तो मेरा ये हो गया है, ये हो गया है, बीटा ब्लॉकर बहुत छोटा है, ये जल्दी से देख लेंगे अभी ही मैं, क्योंकि अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगी। बाय बेंजोडाइजेपाइन कॉज लेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन दैन बार्बिचुरेट? ये वाला जो थिंग था ना, ये बार्बिचुरेट्स में होता है, लेकिन बेंजोडाइजेपाइन में फ्लैटर कर्व होता है, इसलिए वो सेफ होता है, सीलिंग इफेक्ट होता है उसका। तो ड्रग कितना भी बढ़ाएंगे ना तो उसका इफेक्ट उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो रेस्पिरेटरी सप्रेशन कम होता है इसमें। डिफरेंस बिटवीन गाबा ए गाबा बी, वाई शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन कॉज रिबाउंड इंसोम्निया? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपाइन, वाई प्रोप्रेनोलॉल यूज्ड इन एंजाइटी? सीडेटिव वर्सेस हिप्नोटिक का क्वांटिटेटिव डिफरेंस होता है, और सेडेशन का मीनिंग है काम बट अवेक, और हिप्नोसिस मतलब स्लीप लाइक स्टेट होता है। सेडेशन मतलब काम है, शांत है, और अवेक है मतलब उसकी आंखें खुली है, सो नहीं गया वो। हिप्नोसिस मतलब सो गया है और उसको उठा सकते हैं। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, अगली बात हमने ये सारी देख ली है, ये सब देख लिया। ये क्वेश्चन देख लिया क्या? वाई बेंजोडाइजेपाइन रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ गाबा टू एक्ट? बेंजोडाइजेपाइन्स जो है क्लोराइड चैनल को ओपन नहीं करते हैं, गाबा को रिप्लेस नहीं करते हैं, वो बस क्लोराइड चैनल की ओपनिंग इंक्रीज करते हैं। ये देख लेना अच्छे से। डिफरेंस बिटवीन बेंजोडाइजेपाइन बार्बिचुरेट मैकेनिज्म, वाई ऑक्सीजेपाइन प्रेफर्ड इन लीवर डिसीज? मिडाजोलम क्यों एनेस्थीसिया में यूज होता है? लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन कॉज लेस विड्रॉल, वाई? हमने देखा था क्योंकि लॉन्ग एक्टिंग है तो वो ब्रेन में ज़्यादा देर रहेगा, तो उसका जो इफेक्ट मतलब ब्रेन में ज़्यादा देर रहेगा, तो और वो ना उसका कंसंट्रेशन स्लोली कम करेगा हमारे ब्रेन में, मतलब ब्लड में, तो उसका विड्रॉल सिम्टम कम दिखाएगा, ब्रेन को अडॉप्ट होने में टाइम मिलेगा उसके रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन को, सो इट्स लेस विड्रॉल। और ये यूजेस ऑफ बेंजोडाइजेपाइन। ठीक है, अगली बात ये भी देख लिया हमने, ये देख लेना है कि हाँ बेंजोडाइजेपाइन लोअर वॉल्यूम, हाँ एक ब्रेन को ना नॉइजी क्लासरूम समझना है। बेंजोडाइजेपाइन क्या करता है, उसका आवाज़ कम करता है। जी ड्रग क्या करता है, ये जी ड्रग बस पहले अभी तक देखना, वो देखने में ये नहीं है। बेंजोडाइजेपाइन विड्रॉल एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड आरईएम स्लीप एंड विविड ड्रीम्स? बेंजोडाइजेपाइन का विड्रॉल कर लिया हमने, ये बेंजोडाइजेपाइन की चीज़ बोल रहे हैं। इसके सीएनएस इफेक्ट्स में डिपेंडेंस में जाओ और यहाँ पे देखो कि जब हम बेंजोडाइजेपाइन को विड्रॉ कर रहे हैं, क्रॉनिक बेंजोडाइजेपाइन यूज़ किया है, फिर उसको विड्रॉ किया, सडन स्टॉप किया, तो ब्रेन है ना हाइपर एक्साइटेबल बन जाता है। सडनली स्टॉप करने से गाबा कम हो जाता है, जैसे कि ब्रेन हाइपर से एक्साइटेबल हो जाता है, उसके कारण आरईएम स्लीप बढ़ जाता है। ठीक है, और हमें पता है कि जो बार्बिचुरेट था वो नॉर्मली आरईएम स्लीप कम कर रहा था, मतलब अच्छी नींद ला रहा था, लेकिन जब विड्रॉल किया बार्बिचुरेट का तब जाके उसने रिबाउंड आरईएम करके नाइटमेयर्स कॉज किए। और बेंजोडाइजेपाइन का भी वैसा ही विड्रॉल का आरईएम स्लीप बढ़ जाता है उससे। बहुत कम चीज़ है। नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक्स जी ड्रग्स हैं। इमेजिन इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग द होल गाबा का सिस्टम, दीज ड्रग्स एक्ट सिलेक्टिवली, सो दे आर रिसेप्टर अंडरस्टैंडिंग। दो बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर होते हैं, BZ1 BZ2। BZ1 सेडेशन और एंक्सियोलाइसिस के लिए है, BZ2 मसल रिलैक्सेशन और एंटी कन्वल्जेंट के लिए है। जो Z ड्रग्स हैं वो बस BZ1 पे काम करते हैं,
यार गूगल पे तो दिया था कि BZ1 BZ2 एंजाइटी के लिए दिया था, लेकिन यहाँ तो BZ1 एंजाइटी बोल रहे हैं। ठीक है, जो बुक में वही याद कर लेंगे हम। BZ1 सेडेशन एंजाइटी और सेडेशन, रुको रुको बुक में जाके देखती हूँ। बुक जैसा बोलता है वैसा ही जाएंगे हम। जो BZ1 है स्लीप एंजाइटी और हिप्नोटिक है। ये हिप्नोटिक मतलब स्लीप होता है और ये सेडेशन में है, कामिंग। और BZ2 का और एक काम है मसल रिलैक्शन, एंटी कन्वल्जेंट और एमनेसिया। तो हम बस BZ1 वाला काम लिखेंगे, जो जहाँ पे जी ड्रग्स मतलब ये जो ये जो नॉन बेंजोडाइजेपाइन हिप्नोटिक्स है ना। हिप्नोटिक मतलब स्लीप प्लस कैन वेक अप। तो ये स्लीप नहीं आने देना है हमें, नहीं मतलब स्लीप आने देना है, ऐसी चीज़ें। एंग्जाइटी को भी रिड्यूस करना है, सेडेशन मतलब कामिंग इफेक्ट देना है इससे। तो ज़ोलपीडेम, ज़ालिप्लोन, ज़ोपिक्लोन, एसज़ोपिक्लोन, व्हाई आर दे बेटर? बिकॉज लेस मसल रिलैक्सेशन, लेस एंटी कन्वल्जेंट, लेस डिपेंडेंस और मिनिमल REM का डिस्टर्बेंस है। स्लीप क्लीन होती है, फ्यूअर हैंगओवर्स। शॉर्ट इंसोम्निया के लिए ज़ोलपीडेम, ज़ालिप्लोन। लॉन्गर के लिए ज़ोपिक्लोन और एंटीडोट है फ्लूमाज़ेनिल, ब्लॉक्स द बेंजोडाइजेपाइन रिसेप्टर्स फ्लूमाज़ेनिल। एटिपिकल एंग्जाइटिक्स कौन कौन से? पाइरेट, सेपिरोन, ब्यूस्पिरोन, जीपिरोन, इप्सापिरोन। इसमें है इंस्टेड ऑफ गाबा वी गो टू सेरोटोनिन, ब्यूस्पिरोन। ये हमें पता है कि हमने ये सारे सेरोटोनिन वाले चैप्टर में देखा था। 1A मतलब जो कि बिहेवियर और मूड को रेगुलेट कर रहा है, उधर जाता है, पार्शियल अगोनिस्ट बन जाता है एट दिस पर्टिकुलर, और ये सेरोटोनिन रिलीज को कम कर देता है। हमें पता है सेरोटोनिन जो नॉर्मली है वो सेडेशन कॉज करता है, लेकिन जब सेरोटोनिन का रिलीज कम हो जाएगा तो कामिंग इफेक्ट होगा। गॉड, हाँ ब्यूस्पिरोन। इट इज़ नॉन बेंजोडाइजेपाइन एंग्जाइटिक। 1A का पार्शियल अगोनिस्ट है, यूज्ड इन एंजाइटी डिसऑर्डर। मूड स्टेबलाइजर है। 1A जी इनहिबिटरी है, तो सारी इनहिबिशन के काम करते हैं ये। पार्शियल अगोनिस्ट मतलब सब मिनिमल रिस्पॉन्स दिखाता है। पूरा अगोनिस्ट देंगे तो बहुत ज़्यादा ये कर रहा था, लेकिन ये कम थोड़ा इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, अब ये जो ब्यूस्पिरोन है ये टेक्स मोर देन 2 वीक्स टू एक्ट, सो नॉट फॉर अक्यूट एंजाइटी, इट इज फॉर क्रॉनिक एंजाइटी। एडवांटेजेस: नो सेडेशन, एंग्शियोलाइसिस करता है, कामिंग इफेक्ट दे रहा है ये। नो सेडेशन, नो डिपेंडेंस, नो विड्रॉल, नो अल्कोहल पोटेंशिएशन। Sedation is the medical use of medication to produce state of calm, relaxation, sleepiness, allowing patient to feel comfortable, pain-free, often anxiety-free. बेसिकली सेरोटोनिन जो है उसका रिलीज कम हो रहा है। इट इज़ अ पार्शियल एगोनिस्ट एट दिस, कामिंग इफेक्ट हो रहा है, क्रॉनिक एंजाइटी के लिए काम हो रहा है। डज नॉट कॉज नो सेडेशन, नो डिपेंडेंस, नो विड्रॉल, नो अल्कोहल पोटेंशिएशन। साइड इफेक्ट्स: टैकीकार्डिया, नर्वसनेस, GIT, अपसेट, प्यूपिल कंस्ट्रक्शन। ब्यूस्पिरोन यार कैसा काम कर रहे हो तुम? ठीक से बता भी नहीं रहे हो क्या कर रहे हो। एक जगह पे बोल रहे हो ये, दूसरी जगह पे बोल रहे हो वो। This is wrong given here. So this is, ये जो होता है ना ये रिसेप्टर एक न्यूरॉन के ना प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर है ये। तो ये सेरोटोनिन रिलीज को कम करेगा जिससे कि कामिंग इफेक्ट आ जाएगा। वरना CNS का ये सेरोटोनिन का काम था कि थोड़ा ये करना, तो वही बात है, वही सारा चीज़ है, तो ये ध्यान में रख लो। परफॉर्मेंस एंजाइटी प्रोप्रेनॉल दिया जाता है, बीटा ब्लॉकर, ड्रेमर कम, पैल्पिटेशन कम, एंजाइटी लूप कम, नॉट टू एंग्जाइटी, जस्ट सिम्पटम कंट्रोल। बाद में बाकी चीज़ें देख ली हैं। ये क्वेश्चन और एक बार देख लेना सारी, जो कौन कौन सा, ये वाला वाई ब्यूस्पिरोन नॉट यूज्ड इन एंजाइटी।
बाद में आता है मेलेटोनिन और ट्राइक्लोफॉस। यार ये बाद में बहुत हो गया, नहीं कर ही देती हूँ यार। मेलेटोनिन वाला डार्कनेस हार्मोन दिया जाता है, मिसलेनियस सेडेटिव हिप्नोटिक्स में आ गए अभी हम। तो रेटाइना में सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस होता है, और रेटाइना सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस और पीनियल ग्लैंड। आई डोंट नो ये क्या बताया को। डार्क आवर्स में मेलेटोनिन सिक्रेट किया जाता है। लाइट रेटाइना को स्टिमुलेट करती है, फिर वो सिग्नल्स एससीएन में ट्रांसमिट किए जाते हैं। एससीएन हाइपोथैलेमस में होता है, फिर वो पीनियल ग्लैंड तक पहुंचते हैं वो लाइट के स्टिमुलाई। ऑन द कॉन्ट्रेरी डार्कनेस जो है वो मेलेटोनिन सिक्रेशन रिलीज प्रमोट करता है, और लाइट जो है मेलेटोनिन इनहिबिट करता है। और जब लाइट ऐसे इस पे पीनियल तक आती है ना, पीनियल से मेलेटोनिन नहीं रिलीज हो पाता। तो व्हाट मेलेटोनिन डज, इट एक्टिवेट्स MT1 MT2 रिसेप्टर्स इन द सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, जो कि हाइपोथैलेमस में है। सर्केडियन रिदम सेट किया जाता है, स्लीप वेक साइकिल, और स्लीप ऑनसेट को प्रमोट किया जाता है। जेट लैग, डिलेड स्लीप फेज, एल्डरली इंसोम्निया, इन सारे केसेस में जहाँ पे सर्केडियन रिदम जो है खराब हुआ होता है, उस टाइम पे हम ये मेलेटोनिन देते हैं, जिससे कि ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो, सर्केडियन रिदम सेट हो, स्लीप ऑनसेट हो। 3 मिलीग्राम बिफोर स्लीप दिया जाता है, 2 आवर बिफोर बेड टाइम। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, ये LH को कम करता है, प्रोलैक्टिन को बढ़ाता है, और स्टेरॉइड्स के साथ इसको कॉन्ट्राइंडिकेट किया जाता है, लाइक डेक्समेथाजोन और प्रेडनिसोलोन। ये किडनी से एक्सक्रीट किया जाता है। नेक्स्ट ट्रामेल्टियन के बारे में देखते हैं। वो सिलेक्टिव M1 M2 MT2 एगोनिस्ट है, जो कि रिसेप्टर सबटाइप्स है मेलेटोनिन के। हेल्प्स इन स्लीप इनिशिएशन, नो डिपेंडेंस और अब्यूज। साइड इफेक्ट्स डिजीनेस, somnolence, प्रोलैक्टिन इंक्रीज। फटीग, डिजीनेस, somnolence। ट्राइक्लोफॉस जो है ये क्या है? इट इज ओल्ड बट जेंटल सेडेटिव। चाइल्ड क्राइंग ऑल द नाइट, कोलिक हो रहा है चाइल्ड को, उसको ट्राइक्लोफॉस दिया जाता है। एक्शन कन्वर्ट्स टू ट्राइक्लोरोइथेनॉल और सिमिलर टू क्लोरल हाइड्रेट। causes less GI upset and is better tolerated. Onset is less than 30 minutes and duration is 8 to 12 hours. Used for short term in management of insomnia in children, and in children for sedation during events of recurrent colic. Dose 1 gram at bed time. ठीक है, पहले वाले का ये जो था ना 3 मिलीग्राम था, और इसका बहुत ज़्यादा है ट्राइक्लोफॉस का, 1 ग्राम है, 1 ग्राम। लेकिन ओल्ड ड्रग है बट जेंटल सेडेटिव। एंटीहिस्टामिन्स देखेंगे, स्लीप एज साइड इफेक्ट है इसका। यूजुअली जो हिस्टामिन है वो CNS वेकफुलनेस कॉज करता है, लेकिन जब हम एंटीहिस्टामिन देंगे तो सेडेशन हो जाएगा ना। हाइड्रोक्सीजिन H1 रिसेप्टर ब्लॉक करेगा, सेडेशन कराएगा, एंजाइटी, रीएनेस्थेटिक सेडेशन, प्रोराइटिस में दे सकते हैं हाइड्रोक्सीजिन। ठीक है, इसका ऑनसेट 15 से 20 मिनट में हो जाता है, ड्यूरेशन 6 आवर्स। साइड इफेक्ट एंटीकोलिनर्जिक और सेडेशन। एक्टिव मेटाबोलाइट इसका सेट्रिजिन। हाइड्रोक्सीजिन का एक्टिव मेटाबोलाइट सेट्रिजिन है। सो इट्स अ सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन, नॉट प्रिफर्ड नाउडेज बिकॉज यूज ओनली बिकॉज सेडेटिव। साइड इफेक्ट तो ये ऐसा नहीं हो सकता बिना एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टी देने के बजाय सेडेशन के लिए दे रहे तो दैट्स नॉट गुड। प्रोमेथाजिन अनदर सेडेटिंग एंटीहिस्टामिन, इट्स यूज्ड इन नाइट सेडेशन इन चिल्ड्रन बट नॉट रिकमेंडेड डेली। इट आल्सो हैज एंटी-एमेटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज, इट इज यूज्ड फॉर नाइट टाइम सेडेशन। इसका प्रॉब्लम है हैंगओवर कॉज कर सकता है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है तो वो नेक्स्ट डे हैंगओवर कॉज करता है। और इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी है प्रोमेथाजिन के, जो हमने एंटीहिस्टामाइन्स में देखे होंगे। ऑरेक्सिन सिस्टम वेकफुलनेस, ऑरेक्सिन मतलब वेकफुलनेस होता है, इसको अगर हम एंटागोनिस्ट देंगे तो सेडेशन हो जाएगा। ऑरेक्सिन न्यूरॉन्स दे कीप यू अवेक। डोरा है, ठीक है, बिल्कुल को। इफ यू ब्लॉक एंड स्लीप कम्स, और ड्रग्स इसमें आते हैं लेम्बोरेक्सेंट और सुवोरेक्सेंट। ये तीनों ड्रग्स है ना, डोरा है, डोरा ड्यूअल ऑरेक्सिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। OX1 ऑरेक्सिन 1 ऑरेक्सिन 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, वेकफुलनेस सप्रेस, स्लीप इंड्यूस्ड, स्लीप ऑनसेट इंसोम्निया, स्लीप मेंटेनेंस इंसोम्निया में यूज़ किया जाता है। ऑनसेट मेंटेनेंस, साइड इफेक्ट्स देख लो, स्पेशली लेस डिपेंडेंस और नो रिबाउंड इंसोम्निया, स्पेशली इन सुवोरेक्सेंट। और पिटोलिजेंट इसका ऑपोजिट इफेक्ट है कि ये क्या है, हिस्टामिन 3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, ये रिवर्स एगोनिस्ट है। उल्टा काम कर देगा। 3 का काम क्या था, हिस्टामिन रिलीज कम करना, ठीक है, लेकिन ये बढ़ा दे रहा है हिस्टामिन, जिससे कि हमारा अलर्टनेस हो रहा है। हमें पता है कि हिस्टामिन जो है CNS वेकफुलनेस के लिए था, अलर्टनेस बढ़ा देता है, प्रमोट्स वेकफुलनेस इंस्टेड ऑफ इंड्यूसिंग स्लीप। और इट इज़ इन नार्कोलेप्सी, हमें पता है H3 रिसेप्टर प्री सिनेप्टिक होता है, जो कि नेगेटिव इनहिबिशन करता है। जब बहुत ज़्यादा हिस्टामिन हो जाता है तब H3 रिसेप्टर वो हिस्टामिन रिलीज को कम कर देता है। हिस्टामिन कम है तो हिस्टामिन वो रिलीज कम हो रहा है, नहीं रुको, तो क्या हो रहा है कि अब हम H3 का एंटागोनिस्ट देंगे तो ये काम नहीं करेगा, तो ये रिलीज अच्छा खासा करेगा। तो रिलीज है तो CNS वेकफुलनेस है, तो हेडेक, एंजाइटी, इंसोम्निया है, हेलुसिनेशन है। तो ये सारा आप देख लो, गाबा मेलेटोनिन की चीज़ें, ट्रामेल्टियन मेलेटोनिन, हिस्टामिन की चीज़ें, ऑरेक्सिन की चीज़ें, सेरोटोनिन की चीज़ें, और ये सारे यार ये देख लेना, मेरे पास उतना है नहीं।